Good evening, everyone. First, Himanshu, tell us about how you go through CDS. Just tell us little bit about your CDS journey. Yes, sir. Hello, everyone. My name is Himanshu Tiwari, and first of all, I would like to thanks to Ranjit sir to providing me this opportunity to interact with you guys. Sir, regarding the CDS, what was that कि initially I gave a lot of attempts of the NDA. मैंने NDA के पहले कई सारे attempt दिए थे, almost 5 attempt दिए थे उसके, but none of was cleared. Then मैंने CDS देना start किया in 2018. The 2018 first was मैं वो पहला attempt था 2018 का first वाला CDS. And then 2018 का second CDS I cracked that one and went for the SSB in Bangalore, and at that time I got conference out. शुरुआत का attempt था तो the exposure was not good और I belong to a rural background, so the things were like that. But the preparation which I did, जहाँ पर मैं पढ़ना स्टार्ट किया इन द एडिफाई इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से काफ़ी आइडिया मिला था एसएसबी को लेके, एंड देन सम ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स वर हैपेंड. फिर उसके बाद के मेरे सीडीएस नहीं निकले थे फॉर सम ऑफ द टाइम. आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द सीडीएस, बट एट द सेम टाइम आई वाज क्लियरिंग सीपीओ एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन. Then CDS 2020 again I cleared that one and went for at SSB at Allahabad. और पास में ही, मतलब इलाहाबाद, आई एम लिविंग इन इलाहाबाद, तो वहीं पे सेंटर पड़ा हुआ था इन 34 एसएसबी बोर्ड, एंड इन दैट वन आई गॉट स्क्रीन आउट. एंड देन फिर उसके बाद 2 अटेम्प्ट्स के बाद आई वाज एबल टू क्लैरिफाइड और क्लियर्ड कि क्या क्या चीज़ें हैं. मतलब जब प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें पता हो गई थी, द मिस्टेक्स आई वाज डूइंग वो भी पता हो गई थी, एंड सीएपीएफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हेयर, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस भी मिला था कि मेरी पढ़ाई जो है वो सही ट्रैक पे है. सो आई गेन दैट कॉन्फिडेंस विच वाज रिक्वायर्ड, एंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सीएपीएफ इंटरव्यू, क्योंकि सीएपीएफ का मैंने जब रिटर्न दिया था तो उसके बाद फिजिकल्स क्लियर किए. सीएपीएफ 2021 में उसका फिजिकल वगैरह क्लियर किया था ऑन 19th of April. After that I started preparing for interview for the CPF, and that helped me a lot for the CDS section. तो CDS 1 2021 का जो एसएसबी हुआ था मेरा कपूरथला में, in that one I was able to clear that thing. और जो चीज़ें थी काफ़ी नेचुरल थी वहाँ पर भी, तो whatever was coming in my mind, so I was giving that. जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू चल रहा था, इट वाज गोइंग वेरी स्मूथ, वो काफ़ी आराम से ही चल रहा था. एंड द मोमेंट आई मेंशन्ड दैट आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 44 इन सीएपीएफ, तो एट दैट मोमेंट द इंटरव्यू चेंज. उसके बाद उन्होंने बहुत प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर दिए पर्सनल क्वेश्चन में. वो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे फ्रेंड वगैरह से रिलेटेड जो पूछ के आगे निकल गए थे, एंड देन ही अगेन रिटर्न्ड, और फिर उसके बाद फिर से उन्होंने काउंटर क्वेश्चंस उसमें करे, एंड इट वेंट लाइक दैट. और फिर उसके बाद रिजल्ट तो यू नो सर. Okay, यदि हम if we see, for example, if final result, there are so many candidates, means so many good candidates. Obviously, हाँ सर. if 1 lakh candidates are appearing, then I think 5% candidate are very good. In the sense कि 5,000 candidates are very good, but obviously all will Yes, not sir. get selected. Then, in your opinion, what is the contribution of confidence and contribution of preparation? Obviously we cannot quantify that in percentage term, but anyway, what is the contribution of confidence in your opinion and preparation? Sir, it is a very large extent the confidence is required for any of the exam which is we are giving, either it is CDS or CPF. मैं एक छोटा सा जस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा कि आप एक सहवाग का एग्जांपल ले लो. सहवाग का जो है, आप उसे पब्लिक स्पीकिंग कराओगे, ही माइट नॉट बी दैट मच गुड, बट हिज कॉन्फिडेंस इज प्लेइंग द गेम. व्हेन ही होल्ड द बैट, तो जैसी भी बॉल डालो, जैसा भी बॉलर आए वो मारता है, वो 6 मारता है, वो टेस्ट भी 2020 की तरह खेलता है. तो इट इज बिकॉज द प्रिपरेशन ही हैज डन इन दैट रेस्पेक्ट. सो द कॉन्फिडेंस कम फॉर द प्रिपरेशन विच वी डू इन आवर डेली रूटीन. जो डेली रूटीन में हम जो चीजें कर रहे होते हैं, दैट इज व्हाई वी गेन दैट कॉन्फिडेंस. और वो जो होता है वही आपको ब्रेक थ्रू रिजल्ट दिलाता है. एंड
वी हैव सीन कि जो आप सीडीएस दो चाहे सीएपीएफ का इंटरव्यू दोगे, दैट थिंग आल्सो केम्स कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो इट इज समटाइम हैपेंस कि सम पीपल्स आर नॉट एबल टू स्पीक क्लियरली और दे हैव द काइंड ऑफ हेजिटेशन अमंग पब्लिक स्पीकिंग, तो उसको वहीं से रिमूव होगा। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर कॉन्फिडेंस यू विल गेन व्हाइल स्पीकिंग। Okay, Som, you have any question? Yes, sir. I want to ask to Himanshu sir that in throughout those years, what are his learning, major focus learning on different subject? Likewise, he said he started preparing in 2018. So, what changes that came after 2018 till now? See, initially what was happening that कि I was more focused to centric to just a particular examination कि मुझे किसी भी हाल में at anyhow I just have to clear कि मुझे कट ऑफ बस क्लियर करनी है। तो उसके लिए द मटेरियल दैट आई वाज रीडिंग कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, इट वाज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज, वो ऑर्गेनाइज नहीं था। माय अप्रोच वाज आल्सो नॉट वेरी कंसिस्टेंट। जब एग्जाम पास में आ रहा है तो आई विल पुटिंग मच एफर्ट, बट व्हेन द एग्जाम इज वेरी फार आई एम नॉट पुटिंग दैट मच एफर्ट। हाँ, वो रेगुलर एफर्ट्स जो है ना वो नहीं हो रहे थे एंड द सोर्सेज वर आल्सो नॉट दैट मच गुड। उसके बाद क्या हुआ कि वन आफ्टर 1-2 फेल अटेम्प्ट्स आई रियलाइज कि the exam is not being prepared in just 1 or 2 months. It needs a preparation a lot. Once you get through that thing कि आपने 8-9 महीने दे दिए एक particular examination को, so you have gained that knowledge. Then start utilizing it to other exams. Like मैंने जो knowledge gain किया, that is why I have cleared three exams and also the CAPF 2021. और CAPF 2021 was very crucial time क्योंकि it was on August, at the starting of August, and in 16th of July I got screen out. At that time I was preparing for CDS also, and I was also having CPO mains examination on 26th of July. तो इतने पास वाले एग्जामिनेशन को आप कैसे हैंडल करोगे? सो फॉर दैट यू हैव टू पुट योर टाइम एंड एफर्ट। और ये काफी बोरिंग सा होता है कि आप एक लंबा समय एक ही चीज पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो, उसको क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो वो जब आप एफर्ट डालते हो ना, देन द रिजल्ट केम। तो ये काफी एक बड़ा लेसन था जो मैंने अपनी प्रिपरेशन में सीखा। Okay, हिमांशु, कब आपको लगा कि नाउ आई एम इन कंफर्टेबल पोजीशन एनीवे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा व्हाटसोएवर? एक ऐसा टाइम आता है जब हम ये सोचते हैं कि रैंक मेरा जो भी होगा रिजल्ट हो जाएगा, ये आपको कब रियलाइज हुआ है? सर ये सीएपीएफ का इन द सीएपीएफ सेक्शन वाज, ये मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बिल्डअप हो गया था व्हेन आई वाज गिविंग दिस सीएपीएफ 2020। तो रिटन देके आया, आई मैच्ड कि मैंने मतलब क्वेश्चन वगैरह मैच किए, देन आई रियलाइज कि यस रिटन मेरा निकल रहा है, एट एनी हाउ आई एम क्लियरिंग दिस थिंग। फिर फिजिकल जिस कंडीशन में दिया मैंने, मतलब हम लोगों ने जो भी कोविड के टाइम पे बच्चे गए थे, देन वी हैव क्लियर्ड। तो उसके बाद एक लंबा जो टाइम मिल गया ना, तो देन आई वाज एबल टू गेट एन आइडिया कि हाँ अब कैसे कैसे जा रहा है। और फिर इंटरव्यू दिया बिकॉज ऑफ द लेसन्स यू हैव प्रोवाइडेड एंड बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस वी हैव डन इन द मॉक सेशन एंड रेगुलर सेशन जो भी है और जो वीडियोस है, तो उससे हर एक डायमेंशन पे इतनी क्लियरिटी मिल गई थी दैट आई गॉट अ काइंड ऑफ इंटुएशन कि हाँ अगर रिटन में कम मार्क्स हैं तो आई कैन गेट द स्कोर फ्रॉम इंटरव्यू ओनली, इंटरव्यू से भी मिल जाएगा। एंड जब मैं इंटरव्यू दे के आया, जैसे ही मैं दे के आया तो मैंने आपसे शेयर किया पूरा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ ये निकल रहा है। वॉट एवर द रैंक वुड बी, आई वॉज जस्ट इमेजिन कि समथिंग वुड बी नियर अबाउट 150 और 160, क्योंकि आई वॉज बिट वरीड अबाउट पेपर 1 सेक्शन। मैंने आपको उसको लेके शेयर भी किया था कि पेपर 1 में बहुत कम लग रहे हैं मुझे, बट आई वॉज डेड श्योर कि आई विल बी क्लियरिंग दैट एग्जाम आफ्टर गिविंग द इंटरव्यू। Okay, Sasank? Yes, sir. Yeah, you have any question anything? Yeah, means for the interview section, how you Yes. prepared, sir? Yeah. Anything you can ask. Yes, sir. For the interview section, means how are the board members and how did you tackle their questions? See, what happens that कि
it comes with the preparation, as I have told you. We have got a plenty of time. After April we started preparing, and the interview was conducted in December, so there was a lot of time for just one interview for that 20 or 25 minutes. As the Usain Bolt says, he for running the 9 second I have worked for 4 years. It was not that at that level, but it was something like that. You would get the mindset here. तो मैंने सबसे पहले ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़े, हाँ, कोर्सेज वगैरह को देखा, चेक किया. Fortunately, two of my friends has also been the student of Ranjit sir. One is Ajay Sonkar, who got as assistant commandant in BSF, and also Shubhranshu Pandey, who's got now he's doing the training assistant commandant in CRPF. So as soon as I cleared my physical, मैंने सर को ज्वाइन कर लिया, and I've also got कि सर ने ब्रीफ किया क्वेश्चन, आपको लोग को भी ब्रीफ किया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे आपका अगर है डैफ में ये सारी चीजें, तो यहाँ से आप प्रिपेयर करो, एक एक लाइन, एक एक सेक्शन, एक एक वर्ड भी अगर डैफ में आ रहा है तो प्रिपेयर दैट थिंग, क्योंकि डैफ में जो चीजें आपने डाली हैं, यू हैव पुट इट इन अ कॉन्शियस माइंडसेट. हाँ, आप अपने पूरे होशो हवास में थे, तभी डैफ में एक एक चीज पर्टिकुलर टर्म यूज भरा था, वो किसी और ने नहीं भरा है. तो उसको लेके एक एक चीज को आप प्रिपेयर रहो. यू आर गोइंग फॉर CAPF, एक ऐसी जॉब है जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इंटरनल सिक्योरिटी को लेके, फोर्स को लेके एकदम अटमोस्ट लेवल पे प्रिपेयर रहो. कुछ भी वहां से आता है ना, वो यूनिफॉर्म के बैचेस से लेके आपकी सर्विस को लेके जितना भी मोटो जो भी है, वो सारी चीजें एकदम प्रिपेयर करके रखो. लाइक वो आपका मतलब हार्ट एंड सोल है. इट इज योर सर्विस इज योर हार्ट एंड सोल. तो उस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, और फिर एक माइंडसेट रखो कि इफ दिस क्वेश्चन विल कम, तो हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दैट थिंग. तो ये प्रिपरेशन आपके माइंड में चल रही होती है, आंसर फ्रेमिंग माइंड में चल रही होती है, और जब आप बोलते हो तो आपको रियलाइज होता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है. मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था कि व्हेन आई वेंट देयर, तो मुझे पता चल गया था कि सुजाता मेहता मैम का बोर्ड है, तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया था कि इंटरव्यू बहुत ही फॉर्मल होने वाला है, क्योंकि सोनी सर का और चौबे सर का बोर्ड जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से हिंदी में जाके और सोशल इश्यूज पे ज्यादा टैकल करते हैं. सुजाता मैम वाले बोर्ड में थोड़ा सा फॉर्मल वे में इंटरव्यू जाता है. तो एज सुन एज आई इंट्रो लिया, तो आई जस्ट मेंशन वन थिंग कि वाइल फॉर द एजुकेशन थिंग, जब इंट्रोडक्शन में बताना था, तो आई जस्ट सिंपली से कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज. So that was very crucial moment of my interview, and the whole interview went for the defense studies. मैंने graduation में defense and studies कर रखा, तो उसी से गया interview. Okay, Himanshu, जैसे for example, I see many candidates are very good, as I earlier mentioned. Yes, Some of them already wrote mains of CSE. For example, I'm guiding for some students who have written multiple time UPSC CSE mains. Even these candidates are not confident sometime. Obviously, if a candidate has written 2 mains of CSE, then there is no lack of potential or capability. These candidates are sometime lacking confidence, and sometime they are lacking consistency. If they are working for 1 month, again they are relaxed. So do you think consistency is one of the most important aspect? Yes sir, consistency do matters. As I have told कि जब मैं इनिशियली प्रिपरेशन करता था, आई वाज जस्ट पुटिंग 1 or 2 months, और 1 or 2 months मतलब नॉर्मल नहीं रहता था. इट वाज वेरी हाई लेवल, वो 10 hours 12 hours उतना देता था मैं. बट अभी इस वाले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, आई वाज नॉट पुटिंग 10 or 12 hours, आई वाज जस्ट सिंपली पुटिंग 4 or 5 hours 6 hours, इतने ही दे रहा था. बट जस्ट पुटिंग इन अ कंसिस्टेंट मैनर. कुछ भी हो रहा, दिन में कुछ भी हो रहा है, यू जस्ट पुटिंग और लर्निंग थिंग्स. इवन कि अगर मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ, जस्ट पुट आउट माय फोन और क्वेश्चंस वगैरह मैं सॉल्व करके एक नॉर्मल एफर्ट डाल के कुछ ना कुछ वो कर रहा होता हूँ. तो इस तरीके से जब आप काम कर रहे होते हो, छोटे छोटे चेंजेस जो कर रहे होते हो, दैट give you the proper result. It's all about the consistency that you have to maintain. और सिविल सर्विसेज वगैरह एग्जाम में तो ये सारी चीजें और क्रूशियल हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत हायर लेवल का एग्जाम है, एंड एवरीवन इज पुटिंग देयर एफर्ट. तो वहां पर आपको वही छोटे चेंजेस है जो डिफर करेंगे. द पर्सनालिटी डिफर्स फ्रॉम दैट स्मॉल चेंजेस दैट यू टुक ऑन अ डेली पर्पस, ऑन अ डेली लाइफ.
Okay, तो वहां Rajat, से चेंजेस। Rajat, put your question. Rajat, are you getting me? हेलो Yes. हेलो, हाँ रजत। Rajat, put your question. Okay. चलो, anyone? आई ज्योति, थिंक मेरा ही इज हैविंग एन यस सर नेटवर्क। सर जैसा कि सर यार क्वेश्चन अपने टाइप कर दो। ओके, मैं ये कर लूंगा। ज्योति, आर यू गेटिंग मी? वो नेटवर्क का इशू। ज्योति, ओके, चलो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि सर ने जैसे बोला कि कंसिस्टेंसी एंड कॉन्फिडेंस 2 फैक्टर हैं जो आपको रिजल्ट क्वालिफाई कराते हैं। और सर मैं इसके अलावा और चीजें जानना चाह रहा था, बिकॉज जैसे कि आपने बोला सर 5000 बच्चे एंड में ऐसे निकल के आते हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, बट उन्हें ऐसा क्या रोकता है कि वहां सिर्फ एंड में 300 400 ही सिलेक्ट हो पाते हैं, बाकी सारे आउट हो जाते हैं? जिन चीज पे हमें और फोकस रखना चाहिए कि मतलब क्या अलग करता है उन 300 को अदर 5000 जो 1000 जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं? मैं ये पूछना। See, the first thing is what I see is the motivation for the forces. अगर वो है तो it will beat everything which comes in a way. If you want to, if you want this job, if you want this service, अगर आपको फौज चाहिए, आपको forces चाहिए, uniform चाहिए, तो the motivation beats everything. That is why you see कि people coming from village background gets high rank or cleared this exam. कहाँ से वो लाते हैं? Their education background is not that much good. Their English speaking is not that much good. They are not getting any kind of direction, or the source are also not very that much good. But their motivation to join the forces, their motivation to do the service beats everything. तो यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, the 5000 स्टूडेंट्स आर कमिंग, तो उनके पास एजुकेशन बैकग्राउंड बढ़िया होगा, उनके पास सोर्सेज अच्छे होंगे, उनके पास गाइडेंस अच्छा होगा। बट जो मोटिवेशन चाहिए, जो रात को जगा के आपको पढ़ाएगा, जो बिना खाना खाए आपको पढ़ाएगा कि हाँ एग्जाम आ गया है, अब खाना भी नहीं, मतलब अगर नहीं खाया तो चल जाएगा, ये क्लासेस करनी है तो करनी है, ये यहाँ जाना है तो जाना है, आपके एंकल में चोट लगी है, आपके घुटनों में चोट लगी है, पर आपको फिजिकल करना है। सो हेयर एवरीथिंग चेंजेस, वहां से चीजें चेंज होने लगती है। आप रनिंग वगैरह में जाते हो गया, इफ यू हैव रन और समथिंग लाइक दैट, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी की होगी, तो एक लेवल पे आता है और बॉडी जवाब दे देती है। इट जस्ट सिंपली सेज कि अब इसके आगे नहीं बढ़ा जाता। देन योर माइंड सेज कि नहीं, इफ आई हैव गेट इनटू सर्विस, आई हैव गेट दिस थिंग, तो मुझे अपना जो ये प्लेजर सिचुएशन है इसको छोड़ना पड़ेगा। तो दैट थिंग बीट्स एवरीथिंग। और फिर आपका डिसिप्लिन और दूसरी चीजें जो है वो वहां पर फिर प्ले करती है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो उसको करने के लिए, डिसिप्लिन रहते हो और फिर एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हो, देन द रिजल्ट्स। Okay, Himanshu, Jyoti has question ki you got selected in CAPF. Then what was the Yes, sir. impact of your CAPF selection on SSB? सर इट हैज प्लेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि while preparing for CAPF I was able to explore a lot। क्योंकि जब CDS के लिए मैंने मतलब 2018 का सेकंड ही मतलब क्लियर कर दिया था, बट माय नॉलेज ऑफ द GS सेक्शन वाज नॉट दैट मच गुड। तो CAPF को प्रिपेयर करने के चक्कर में GS का इतना सारा एक्सप्लोर किया मैंने, तो उससे नॉलेज का लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया, उससे रीडिंग एबिलिटी वगैरह बहुत बढ़ गई। ऐसे राइटिंग्स की जब प्रैक्टिस की तो मेरे सोचने का दायरा भी बहुत अच्छा बढ़ा, क्योंकि while preparing for paper 2 you know you have to write social issues, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, तो उसके बारे में आप एक्सप्लोर करते हो सारी चीजें। एंड देन ये तो आपके जो चीजें इंटरनल चल रही होती हैं वो हो गई, एंड इट सेट्स द मोटिव ऑफ द थिंग्स विच विल गो एक्सटर्नल, एंड दैट थिंग इज कन्वेड थ्रू द इंटरव्यू, दैट इज व्हाई द इंटरव्यू इज कंडक्टेड। और फिर उसको लेके जब इंटरव्यू में प्रिपरेशन की, CAPF के इंटरव्यू में, सो ऑल दिस थिंग कंबाइंड हेल्प मी इन द CDS। और मैंने आपको बताया ही अभी जस्ट अभी कि while गोइंग फॉर द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू मेरा चल रहा था तो एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल टिल द टाइम आई हैव मेंशन्ड कि हाँ CAPF क्लियर किया हुआ है।
Then he started to grilling and everything was going very tough at that time. और उसको लेके फिर I was prepared because of the preparation I've done for the CAPF, क्योंकि the questions are very similar. हाँ, उसमें भी पर्सनल क्वेश्चंस आते हैं आपके डैब सेक्शन से रिलेटेड, हॉबीज, इंटरेस्ट, फैमिली मेंबर्स, इन सबको लेके सीएपीएफ में पहले से ही रेडी था. तो द थिंग्स दे वर आस्किंग आई वाज जस्ट प्रिपेयर्ड कि हाँ इसके बाद अब कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद कौन सा पूछेंगे. इतने सारे मॉक्स, इंटरव्यूज और सीएपीएफ का इंटरव्यू आप दोगे तो यू विल गिव अ पैनल ऑफ 4 मेंबर्स, एक चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, एंड दे आर नॉट द नॉर्मल पीपल, दे आर आल्सो वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल. तो उनको जब आप इंटरव्यू देते हो यू विल गेट द कॉन्फिडेंस ऑल इन. तो उसकी वजह से काफी हेल्प मिल गई थी. Okay, Manish, you have any question? यस सर. Yes. सर मैं पूछना चाह रहा था कि सर आपने बताया कि मैंने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है वो ग्रेजुएशन कर रखी, तो सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज है, तो सर इसका क्या Yes, yes. इम्पैक्ट पड़ता है आगे, और मतलब सर मेरे को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. और सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि किसी भी चीज को आप कैसे लॉन्ग टाइम तक याद कर पाते थे, मतलब जब आप तैयारी कर रहे थे. See, the first thing to the defense and strategic studies aspect is that कि you are going for the armed forces, so definitely you have to project this thing कि yes I am doing the masters in defense and strategic studies. But अगर आप उसको लेके पढ़ रहे हो तो make sure you know everything about it. जो हॉट से रिलेटेड जो चीजें होंगी, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो चीजें होंगी, आईआर से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगी, तो आप उसको लेके एकदम से क्लियर रहना बस. दैट्स इट. क्योंकि वहां से अगर काउंटर क्वेश्चन आता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट थिंग, देन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. अदरवाइज इट विल हेल्प यू अ लॉट. एज आई हैव टोल्ड कि मतलब मेरे इंटरव्यू में यही चीजें सबसे बढ़िया थी कि द मोमेंट आई सेड कि आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, तो उसी को लेके सारे क्वेश्चंस जाने लगे कि कहाँ से किया, कौन पढ़ाता था. हाँ, और फिर उससे रिलेटेड डिफेंस के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड हो गए थे. मैक्सिमम 80% क्वेश्चन वहीं से हो गए थे. तो सीएपीएफ में आप जाओगे तो इसको लेके आप कर सकते हो. हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इट विल बी द अल्टीमेट थिंग. इसके अलावा भी सारी चीजें आप पढ़ के जाओ, और दूसरी भी जो चीजें हैं और दूसरे डायमेंशन है, सोशल इश्यूज हैं. सोशल इश्यूज वाज माय ड्रॉबैक, वहां पर मैं थोड़ा सा वीक होता था, बट आई स्टिल प्रिपेयर्ड एज मच एज पॉसिबल. तो वहां पर आप उसको छोड़ना नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी बोर्ड हो सकता है, तो दे विल एम्फसाइज मोर ऑन दैट थिंग. तो आप हर तरीके से एकदम उसको क्लियर होके एक एक डायमेंशन को एकदम फोर्टिफाई करके जाओ. इफ यू गॉट द टाइम, सो यूटिलाइज इट प्रॉपरली जितना कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट बस एक बार का ही है. मान लो एक बार वो आ गया, देन यू कैन सेटल डाउन, आप सेटिस्फाई हो सकते हो, जो मस्ती मजाक जो भी करना है तब कर सकते हो. बिफोर दैट डू नॉट सेटल. ठीक है. और रिगार्डिंग द रिवीजन पार्ट, रिवीजन के लिए मतलब चीज को रिमेम्बर करने के लिए सबसे बढ़िया है रिवीजन. उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं. अब जितना रिवाइज करोगे इट विल बी रिकॉल्ड एज मच एज पॉसिबल. उसके अलावा और कोई मतलब मेरे हिसाब से तो और कोई टेक्निक नहीं है. Okay, Jyoti, जी सर, थैंक यू. you had question? Sir, are you able to hear me? Yeah, Yes, yeah, yes. you are audible. Okay. Like, sir, you are preparing from 2018, and you have appeared in SSBs also. So, was there any question in CAPF interview how you improved through those SSB and you couldn't get in? Regarding in this attempt for the CPF interview, they haven't asked this question. They didn't even ask ki why you have chosen the CRPF as a first preference. But I was prepared ki in initial attempts there was lack of knowledge, and also there was lack of communication skill that I was having. थोड़ा सा ग्रुप पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह भी उतनी अच्छी नहीं थी मेरी. सो आई वाज प्रिपेयर्ड विद दैट आंसर कि अगर वो इफ दे विल आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो आई विल आंसर इट लाइक दैट. बट ऐसा कुछ पूछा नहीं था उन्होंने. Okay, one question from Rajat ki as a aspirant, those who are appearing in 22, so what should do and don'ts for next means 4 months? The first thing is in the next 4 months organize the things in a backward manner. The first thing you can do, or
मेरी जैसे एक हैबिट थी कि आई यूज टू मेक नोट्स, मैं नोट्स नहीं बनाता था, एंड इट इज अ वेरी ब्लंडर काइंड ऑफ मिस्टेक यू कैन डू। तो आप नोट्स प्रॉपर बनाओ और उसको जितना कंसाइज और शॉर्ट रख सकते हो, इट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। और बैकवर्ड प्लानिंग थोड़ा करके रखना आप, क्योंकि होता ये है आप इधर से प्रिपेयर करते चले जाओगे, बट लास्ट के जो 10 डेज होंगे, 10-15 डेज होंगे, दैट विल बी नॉट प्रैक्टिसिंग, दैट विल बी जस्ट टू रिवाइजिंग इन अ कंसाइज मैनर। वो जल्दी जल्दी का रिवीजन का होगा। तो चीजें जितनी शॉर्ट वे में और आसान भाषा में रखी होंगी ना आपके पास, तो वहां पर वो समय बचाएंगी आपका। वहां पर आप लक्ष्मीकांत ऐसे पलटोगे नहीं, वहां पर एनसीईआरटी पलटोगे नहीं पेज बाय पेज। उसके लिए आप पहले से मटेरियल रेडी रखो उस दिन के लिए, उस आखिरी 10-15 दिन के लिए। और उससे पहले एक बैकवर्ड प्लानिंग करो कि आप कितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, कितना ज्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। दीज टू प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। अगर अभी तक कोर्स नहीं कंप्लीट किया है, सो डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। और उसको कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं ना, मतलब अगर आप गंगा रिवर सिस्टम पढ़ने जाओगे, तो आप एक एक डिटेल पढ़ने जाओगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि इट नॉट बी दैट मच प्रोडक्टिव। बट आप सिंपली बस यहाँ से स्टार्ट करो कि गंगा नदी कहाँ से कहाँ जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। फिर नेक्स्ट में आप उसके दूसरे ग्लेशियर्स, उन ट्रिब्यूटरीज की दूसरी दो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम, जो सिटीज पड़ते हैं उनके नाम, ऐसे करके। फिर तीसरे लेवल पे आप ये जा सकते हो कि कौन सी ट्रिब्यूटरी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी राइट से आती है, कौन सी लेफ्ट से आती है। तो लेवल बाय लेवल आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो ये क्या होगा, आपका लोड भी ज्यादा नहीं पड़ेगा दिमाग में और चीजें आराम से याद होंगी। तो रिवीजन का भी पैटर्न इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो, और विद एवरी रिवीजन यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो उसको इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो चीज प्रैक्टिस की उसका रिवीजन जरूर करना, जितना कर सकते हो। ओके हिमांशु, कुछ कैंडिडेट को मैं ऑब्वियसली है लंबे समय से कैंडिडेट को देखता हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है, लेकिन वो न टेस्ट लिखना चाहते हैं, प्रैक्टिस एक्चुअली नहीं करना चाहते हैं। वो मैथ को भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं। और कुछ में क्षमता होने के बावजूद भी डीले डीले कि अच्छा मैं टेस्ट या जो भी है वो कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, सिलेबस खत्म हो जाएगा तब करूंगा। और किसी का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है, मैं समझता हूँ यूपीएससी का कोई एग्जाम में। उनके लिए मैसेज, सर डेफिनेटली उनके लिए सर, द आपका सिंपली मैसेज। एक शॉर्ट मैसेज ये है कि आपको रनिंग करनी है। आप 5 नहीं, 10 मिनट नहीं, आप 50 घंटे की वीडियो देख डालो, पर आप 1600 मीटर ना 5 मिनट में नहीं मार सकते हो। सो ये कहाँ से आएगा जब तक आप ग्राउंड में जाके वही 50 घंटे नहीं बिताओगे ग्राउंड में, तब तक ये नहीं आने वाला है। एंड इफ यू आर डिलेइंग दोज थिंग, यू आर जस्ट डिलेइंग योर सिलेक्शन। जस्ट वन सिंपल थिंग, आपको जो करना है अभी करना है। नौकरी तो अभी तुरंत चाहिए ना, तत्काल चाहिए। तो प्रिपरेशन क्यों बाद में करना, क्वेश्चन क्यों बाद में प्रैक्टिस करना, ऐसे क्यों बाद में लिखना, वो भी अभी लिखो। हाँ, कभी भी इसको लेके एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना। पेपर 2 आई गॉट 110 मार्क्स। मैंने 2018 दिया था, 2019 दिया था, स्टिल आई यूज टू चेक दोज आंसर्स। मैं जहां पर काम करता हूँ अर्चना झा मैम के पास, मैं उन्हें चेक कराता था वो आंसर। हाँ, डांट पड़ती थी, जो भी पढ़ता था आई वॉज इम्प्लीमेंटिंग दैट। मैंने इंटरव्यू के लिए भी वही किया, मॉक्स दिए, सर ने जितने आंसर बोले फ्रेम करो, ये करो, वो करो। डांट पड़ती थी उसके लिए भी, रंजीत से डांट पड़ती थी कि ये आंसर ऐसे नहीं ऐसे करने हैं, ऐसे नहीं ऐसे करने हैं। तो जब तक वो आप करके फ्रेम नहीं करोगे, सारी चीजें ऐसे एज इट इज नहीं करोगे प्रैक्टिस, तो नहीं हो रहा है। इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस, यू आर जस्ट डिलेइंग दोस थिंग, सिंपल। Okay, open to everyone. Anyone has question? Yes. यस सोम। Sir, do you suggest any book apart from general studies that we can read for interview preparation? Any book which can give a clear perspective for the interviews? देयर इज नो पर्टिकुलर बुक आई कैन से, बट आप सिक्योरिटी वगैरह की बुक्स पढ़ सकते हो। हाँ, सिक्योरिटीज की, इंटरनल सिक्योरिटीज की बुक मिल जाएंगी आपको। फॉलो दैट थिंग, क्योंकि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, इट विल बी फोकस्ड ऑन इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स। टू डू प्रिपेयर विद दैट थिंग। उसको लेके प्रिपेयर रहो। विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट्स ऑफ वेरियस फोर्सेस, जो सीआरपीएफ, एसएसबी, इन सब की है। ऑफिशियल वेबसाइट जरूर एक बार जाना, क्योंकि आप विकिपीडिया से पढ़ लेते हो, दैट इज गुड थिंग। हाँ, विकिपीडिया में नॉलेज रहती है,
बट ऑफिशियल वेबसाइट जरूर विजिट करनी चाहिए, क्योंकि कई सारी स्कीम्स वगैरह होती है ना, वो थोड़े थोड़े टैक्टिकल मेथड्स वगैरह वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो ये फोर्सेस के ऑफिशियल हैंडल्स में ये सारी चीजें अपडेटेड रहती हैं। कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा होता है, उसको लेके एकदम अपडेटेड रहते हैं। तो वहां पर अगर आंसर में ये छोटी चीज डाली ना, एक स्कीम का नाम कुछ भी ऐसा कुछ डाला, तो उसका इम्पैक्ट आंसर में बहुत अच्छा हो जाएगा, दैट यू आर वेरी इंटरेस्टेड फॉर दैट फोर्स। क्योंकि उनके अंदर माइंडसेट रहता है कि द पर्सन हु इज कमिंग फॉर सीएपीएफ, आफ्टर क्लियरिंग सीएपीएफ ही विल ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, वो सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई जरूर करेगा। तो उनको फिर वहां से छांटना होता है, और वो फ्लो में ले जाते हैं कि हाँ बेटा तुम सीएपीएफ दोगे क्या, और सीएपीएफ के बाद सिविल सर्विसेज दोगे क्या, वो फ्लो में जरूर ले जाएंगे तुम्हें। तो अगर सिक्योरिटी दिमाग में घूम रहा होगा तो उस चीज से आप बचोगे, सिविल सर्विसेज वाले टच से। क्योंकि जैसे ही उन्हें सिविल सर्विसेज का टच मिल गया ना, तो दे रियलाइज कि हाँ आपको फोर्स छोड़ के जाना है, तो अगर फोर्स छोड़ के उन्हें जाना है तो वो क्यों सिलेक्ट करेंगे, सिंपल थिंग। ठीक है, तो उन सब चीजों को आप पढ़ो आराम से, सिक्योरिटी वगैरह टॉपिक पढ़ो, मल्टीपल सोर्सेज हैं, ओपन सोर्सेज हैं, उनको लेके आप क्लियर करो। ठीक है, देखो एज सच ये नहीं है इसमें कि सिविल्स में आप जा रहे हो तो वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, इन द सेंस कि ये होता है कि हाँ आपका टिल्ट यदि सीएपीएफ की ओर है तो लिटिल मोर मार्क्स हाँ आपको इसमें मिलता है। मिलते हैं, मेनी हाँ टाइम जो वही। गुड कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी यदि आप टू मच इंक्लिनेशन उस डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो यहाँ थोड़ा सा मार्क्स आपका प्रभावित होता है। जो डेडिकेटेड कैंडिडेट है, फॉर एग्जांपल इसी वजह से देखो आपका लिखा हुआ रहता है कि जो एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट जिनके पास है उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एटलीस्ट 5 इयर्स पहले से वो डिटरमिन्ड था कि हमें फोर्स की ओर जाना है, तभी किसी ने एनसीसी किया था। तो इन जनरल ये पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नॉलेज मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारा डेडिकेशन भी मायने रखता है। हाँ, अब ये जो भी है ऐसा नहीं है कि आप मेंस लिखे हुए हो तो आपका वो निगेटिव में जाता है, निगेटिव में नहीं जाता, इन द सेंस कि हम जॉब के लिए जब कोशिश कर रहे हैं तो हर जॉब के लिए हम ट्राई करेंगे और हर कैंडिडेट अपना बेस्ट के लिए करता है। लेकिन एनीवे आपका जो इंक्लिनेशन होना चाहिए ये दिखाना होगा कि हमें इस ओर जाना है। ओके, चलो एनीवन? जी सर। या सर मैं हिमांशु सर से पूछना चाहूंगी, पेपर 2 के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, उसके लिए ऑर्गेनाइज कैसे करें? जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो फिर मैक्सिमम टाइम उसमें ऑर्गेनाइज करने में चला जाता है। फॉर द पेपर 2 सेक्शन आप जनरली क्या करते हो ना, जैसे न्यूज़पेपर जो पढ़ते हो तो समटाइम्स इट हैपेंस कि उसमें उस हिसाब से नहीं लिखा होता है। दे हैव प्लेनिटी ऑफ नॉलेज दैट इज बीन प्रोवाइडेड देयर। हाँ, वहाँ पर बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड की होती हैं कई बार, और कई बार क्या है ना वो सटायर के रूप में या फिर व्यंग के रूप में लिखी गई होती हैं। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप टॉपिक क्या पिक कर रहे हो, उसको किस तरीके से है। तो एक जो मॉडरेट ग्राउंड है ना वो मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है न्यूज़पेपर से। बट हाँ, वहां से आप नॉलेज कुछ पर्टिकुलर जो है, कोई जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ, आप वहां से वो चीज पिक कर सकते हो। देन उसको क्या करो कि आप और दूसरे जो सोर्सेज है ना उनसे भी क्लैरिफाई करो, हाँ, कि वहां पर और क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हुई, अपने जो जनरल नॉलेज के और जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वहां पर हेल्प लो, एंड तब उसको लिखना स्टार्ट करो। हाँ, एक बार लिखो और उसको चेक जरूर कराओ, क्योंकि जब तक आंसर्स वगैरह आप चेक नहीं कराओगे तो यू विल नॉट गेट टू नो कि आप जा किस डायरेक्शन में रहे हो। वंस यू गॉट चेक्ड योर आंसर तो आपको पता है कि हाँ अब इसमें क्या क्या कंटेंट डालना है, कैसे डालना है। हाँ, मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि दे डिड सच काइंड ऑफ मिस्टेक कि वो उनको लगता है फैक्ट्स एंड फिगर्स ढेर सारे डाल देंगे तो ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इट प्लेज अ डिसेंट रोल कि आप फैक्ट्स फिगर्स ये सारी चीजें डालो, कोट्स वगैरह डालो, बट आंसर्स में ऐसे में तो आपका व्यू जानना चाह रहा है ना, ही वांट्स टू नो कि हाँ अगर जगदीश चंद्र आपका असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा तो उसके थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको रखना है, और बहुत ज्यादा सेंट्रिक भी नहीं होना है कि आप एकदम न्यूज़पेपर की भाषा ही लिखने लगो, उसमें अपना भी पॉइंट ले आओ, क्योंकि जब तक अपने पॉइंट्स नहीं बनाओगे तो फॉर एंड अगेंस्ट में आपको पॉइंट्स नहीं आएंगे। फॉर एंड अगेंस्ट में मोस्टली यही होता है कि एक टॉपिक हो सकता है आपकी प्रिपरेशन का मिल जाए, एक टॉपिक एकदम रैंडम आ जाएगा, तो उस टाइम पे अगर आपका दिमाग एक्टिव है और पहले से प्रैक्टिस करना जाना है, हाँ लर्न करना सीखा है, तो वहां पर उस तरीके से यूज होगा। ठीक है, ओके हिमांशु, जैसे हम सीएपीएफ को देखते हैं, ऑब्वियसली है
मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ और आप मान के चलो अभी सेलेक्ट हुए हो, तो मुझे Yes, sir. लंबे समय से ही लगता है, जब से ऑब्वियसली मैंने क्वालिफाई किया, तो मुझे लगता है सीएपीएफ में यदि पर्सन डिटरमिन्ड है, हाँ, अब फिजिकल और मेडिकल वो दूसरी चीज होती है कि मेडिकल में अब हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, दूसरी बात, यदि फिजिकली मेडिकली साउंड है, तो एक कैंडिडेट के लिए ये इसमें यदि 100% फोकस दे रहा, तो मैं समझता हूँ आज बहुत आसान है अभी भी क्वालिफाई करना। क्या आपको लगता है सर? यस सर, मुझे मतलब दूसरे एग्जाम्स के कंपैरेटिवली, स्पेशली सीडीएस के कंपैरेटिवली, तो ये काफी डिसेंट एग्जाम लगा, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल बस फिजिकल क्राइटेरिया इसमें चाहिए, इवन की ट्रेनिंग में भी मतलब ये बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है एज कम्पेयर टू जो सीडीएस में जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, और भी जो फोर्सेस की जितनी ट्रेनिंग है उसके कंपैरेटिवली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में ट्रेनिंग में तो बहुत आपको चिल एटमॉस्फेयर मिलेगा। हाँ, ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग है, वहां पर प्रेशर तो रहेगा, इट विल बी नॉट लाइक आईएएस, हाँ लबासना की तरह वैसा तो नहीं रहेगा, बट हाँ इसमें हेल्प काफी मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मिस्टेक्स कर रहे होते हो आपको पता है कि हाँ मैं पेपर 1 में लैग कर रहा हूँ, आपने मॉक टेस्ट लगाया तो आपको पता है कि हाँ 120 130 नंबर ही आ रहे हैं, मुझे 140 150 तक ले जाना है, 160 ले जाना है। पेपर 2 में आपको आपने आंसर चेक कराया तो आपको पता है कि हाँ मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ, मुझे कहाँ पुश करना है। तो और टाइम भी मिल जाता है क्योंकि साल में एक बार होता है, तो आपका रोटेशन उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेते हो कि हाँ नाउ 4 मंथ्स 5 मंथ्स इज रिमेनिंग, आई एम स्टैंडिंग हियर, तो कहाँ पर करना। और सिविल सर्विसेज का बहुत इसमें बेनिफिट मिलता है क्योंकि उसके जो मटेरियल्स हैं, क्योंकि वो पेपर जून में हो रहा होता है, जुलाई अगस्त में इसका पेपर हो रहा होता है, अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो जून के लिए जो वो कंटेंट तैयार कर रहे होते हैं, जो करंट अफेयर्स वगैरह होता है उनका रहता है बाकी सोर्सेज, और मैंने कुछ मतलब चैनल्स के देखे हैं, तो वो सेक्शन वाइज करंट अफेयर्स बनाते हैं, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स, पॉलिटी के करंट अफेयर्स, तो वो भी आपको असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में हेल्प कर देते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, तो आपने जून वाला सिविल सर्विसेज दिया या फिर पीसीएस दिया, तो वहां पर जो गलतियां हैं वो भी समझ में आ गई, और 1.5 महीने में आपने फिर चेंजेस भी कर लिए अपने लिए कि हाँ अब ये एडजस्टमेंट, इस पे थोड़ा पॉलिटी सेक्शन मेरा कमजोर था, उस पर काम किया और ये पेपर दे दिया। तो ओके उस वजह से ये हर तरीके से बेनिफिट है पेपर। ओके, थैंक यू हिमांशु, एंड थैंक्स थैंक ऑल यू वेरी मच फॉर सर। पार्टिसिपेशन। एंड जो भी देखो, अपने में कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और नो पावर कैन स्टॉप यू। आज भी ये एग्जाम मैं समझता हूँ फुल डेडिकेशन पे बहुत आसान है।